Hello students, welcome in our social studies class. Today we are going to continue our first chapter of political science. What is democracy? Why democracy? And our today's topic is feature of democracy. So today we are going to continue our second feature of democracy. And the second feature of democracy is free and fair electoral competition. Right? But before understanding about the free and fair electoral competition, let me discuss a story of China. Students in China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament. Called Guangguo Renmin Daibiao Dahui, which is also called National People's Congress. So the National People's Congress has the power to appoint the president of the country. It has nearly 3,000 members elected from all over China. Some members are elected by army as well. Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. Only those who are member of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002-3. The government is always formed by the Communist Party. So what happened in this story? Students चाइना में इलेक्शन रेगुलरली होते हैं हर 5 सालों में, जैसे हमारी इंडिया में होता है, लेकिन क्या करने के लिए होते हैं? ये पार्लियामेंट चूज करने के लिए। नेशनल पीपल्स कांग्रेस ये एक पार्टी है चाइना की जिसके पास पावर है प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करने की, प्रेसिडेंट को चूज करने की। यानी कि जो प्रेसिडेंट चूज होता है वो डायरेक्टली वहां की पीपल नहीं चूज करती। पीपल्स ने किनको चूज किया? उन 3,000 मेंबर्स को। और इस 3,000 मेंबर्स में से प्रेसिडेंट कौन बनेगा इसका डिसीजन लेता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्टी। सब मेंबर्स आर इलेक्टेड और इसके कुछ मेंबर्स इलेक्टेड हैं कहाँ से? बाय द आर्मी। तो बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन कोई भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, कॉन्टेस्ट करना चाहता है, तो उसे किसका अप्रूवल की जरूरत होती है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अप्रूवल की। अगर ये अप्रूव करती है तभी वो कैंडिडेट इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट इलेक्ट हो सकता है। So only those who are member of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election. तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को पार्टी में उसी को इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार है जो इन पार्टीज के मेंबर हैं। 8 स्मॉलर पार्टीज और मेजरली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और ऐसा हुआ, इस तरीके का इलेक्शन कॉन्टेस्ट हुआ 2002-3 में। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका क्या मतलब हुआ कि चाइना में जो गवर्नमेंट बनती है उस गवर्नमेंट को बनाने के लिए जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी पर है। यानी कि सिर्फ वही बना ही सकती है, सारी पावर उसके पास है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर। ये तो था चाइना के बारे में। अब जरा हम लोग एक नया एग्जाम्पल लेते हैं मैक्सिको का। मैक्सिको, a country situated in northern America. So it got freedom in 1930 and since its independence in 1930, Mexico hold election after every 6 years. मैक्सिको में हर 6 साल के बाद में इलेक्शन होते हैं। The country has never been under a military or dictator's rule. कंट्री पर कभी किसी मिलिट्री का या किसी डिक्टेटर का रूल नहीं रहा। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। लेकिन एक स्ट्रेंज बात यह है कि 2000 के बाद से अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें एक ही पार्टी इलेक्ट हुई है, चूज हुई है, जीती है, और वो पार्टी है PRI, द इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ऑपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन। ऐसा नहीं है कि बाकी किसी पार्टी को मौका नहीं मिलता, ऑफ कोर्स मौका मिलता है। They did contest election,
बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन जीत नहीं पाते हैं। अब आखिर क्या रीजन है? द PRI वॉज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। माना जाता है कि जो PRI पार्टी है ये इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। और किस तरह की डर्टी ट्रिक्स का, चलिए बताते हैं आपको। जितने भी गवर्नमेंटल ऑफिसर्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में जितने लोग हैं, उन सबको पार्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई मीटिंग में शामिल होना जरूरी है, अटेंड करना जरूरी है मीटिंग को। अब चाहे वो टीचर्स हों, गवर्नमेंट डॉक्टर हो या कोई भी सर्विसमैन हो। द सेकेंड थिंग इज टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। वहीं दूसरी तरफ जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के मेक्सिको में, उनको फोर्स किया जाता है कि वो पेरेंट को फोर्स करें, किसके लिए, कि वो वोट करे तो सिर्फ PRI पार्टी को। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। वहीं मीडिया जो है वो भी PRI पार्टी से मिली हुई है, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज, अदर जो ऑपोजिशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो अगर क्रिटिसाइज करती हैं या अपोज करती हैं तो मीडिया उनको ध्यान नहीं देता। तो sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute। और कई बार इतनी ज्यादा डर्टी ट्रिक्स की जाती है कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, जिस दिन इलेक्शन का समय होता है उसी दिन लास्ट मिनट पर पोलिंग बूथ ही शिफ्ट कर दिया जाता है। एंड इट मेड डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट। और इसकी वजह से लोग पहुंच ही नहीं पाते अपना वोट करने के लिए। The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate। इतना ही नहीं, PRI बहुत सारा पैसा खर्च करती है कैंपेनिंग के लिए अपने कैंडिडेट्स के। तो should we consider the election described above as example of people electing their rulers? तो अभी जो मैंने दो एग्जाम्पल दिए, चाइना का और मैक्सिको का, क्या यहाँ पर रियलिटी में डेमोक्रेटिक तौर पर इलेक्शंस हो रहे हैं, या यहाँ पर जो रूलर इलेक्ट हो रहे हैं क्या डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्ट हो रहे हैं? तो रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर इन चाइना, द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर। यहाँ तो हम यही सेंस हमें मिलता है कि ये जो सारा सिस्टम है ये वास्तव में डेमोक्रेटिक नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ। जैसे कि चाइना, इन द चाइना डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना बिल्कुल ऑफर नहीं करता लोगों को। They have to choose the ruling party only and the candidates approved by it। Can we call this a choice? क्या हम इसे चॉइस मानेंगे जब पीपल के पास मेन कैंडिडेट, मेन रूलर चूज करने का अधिकार नहीं है? Whereas in the Mexico, people seem to really have a choice। लग तो रहा है कि लोगों के पास चॉइसेस हैं, but in practice there has no choice। So there was no way the ruling party could be defeated, क्योंकि यहाँ पर कोई तरीका ही नहीं है रूलिंग पार्टी को हराने का। इतने डर्टी ट्रिक्स का यूज हो रहा है, इतने अनफेयर मीन्स यूज हो रहे हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। तो वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ हम लोग एक और फीचर इंक्लूड कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। इलेक्शन करवा देना सफिशिएंट नहीं है। The election must offer a real choice। इलेक्शन तब सक्सेसफुल होगा जब इलेक्शन में रियल चॉइस ऑफर होगी between political alternatives, and it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers if they wish so। और ये तब सही चॉइस मानी जाएगी जब लोगों के पास ये राइट हो कि वो चूज किया हुआ लीडर भी रिमूव कर सकें और नए रूलर को भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रूलर बना सकें, नए रूलर को अपॉइंट कर सकें। तो अ सेकेंड फीचर अराइज हियर, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी किस पर बेस्ड होनी चाहिए? फ्री और फेयर इलेक्शन पर, जिसमें सबको चॉइस का राइट मिले। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। और ऐसा कब होगा? अगर
सबको फ्री और फेयर इलेक्शन का प्रोसेस मिलेगा, बायस्ड सिस्टम नहीं होगा, तब ये बिल्कुल फेयर चांस होगा कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उसने ठीक से काम नहीं किया या उसने किसी भी तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स की, तो वो लूज भी कर सकता है, उसके हाथ से सत्ता जा सकती है, राइट? सो स्टूडेंट, वी शैल find out more about this topic in democratic election in chapter 3. Now the other topic, one person, one vote, one value. It's entirely called universal adult franchise. Earlier we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. अभी हमने देखा कि किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ता है इसके लिए, वोटिंग के लिए. This principle has now come to be accepted almost all over the world. पर अब ये स्ट्रगल जीत चुका है और इस सिस्टम को सबने अपनाया. इस प्रिंसिपल को लगभग सभी देश अपना चुके हैं. कौन सा प्रिंसिपल? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल. वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू का. बट स्टूडेंट, येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट. लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर इक्वल राइट नहीं मिलता. Let me describe some of the example here. Until 2015 तक Saudi Arabia did not giving the right to vote to the women. सऊदी अरेबिया में 2015 तक वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं मिला था. Estonia has made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. एस्टोनिया ने कुछ इस तरीके के सिटीजनशिप के रूल फिक्स कर दिए थे कि जो रशियन माइनॉरिटी के पीपल थे उनको अधिकार ही नहीं मिला वोटिंग का. इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन. फिजी में इलेक्टोरल सिस्टम कुछ ऐसा है कि वहाँ का जो इंडिजिनियस फिजी है उसके वोट की ज़्यादा वैल्यू है इंडियन फिजियन के कंपैरिजन में. इंडियन फिजियन कौन होगा? जिसका बर्थ इंडिया में हुआ है और जो सेटल डाउन फिजी में हो गया है. तो ऐसे फिजियन को, ऐसे एनआरआई को वोटिंग का जो उसका वैल्यू है वो कम मिलता है फिजी में. तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. डेमोक्रेसी किस पर बेस्ड होनी चाहिए? पॉलिटिकल इक्वालिटी पर. दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. एंड इन अ democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. हमारा यहाँ पर थर्ड फीचर आ गया बेटा डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी कब फुल्ली डेमोक्रेसी मानी जाएगी? जब सिटीजन को, यानी कि हर नागरिक को इक्वल वोटिंग राइट मिले और सबका वोट, हर वोट की एक वैल्यू होगी, तब. राइट? Rule of law and respect for rights. Here I am going to give a detailed note about a system which prevalent in Zimbabwe to better understanding. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. Zimbabwe को white minority rule से आज़ादी मिली 1980 में. Since then the country has been ruled by ZANU-PF. और तब से ही कंट्री में एक पार्टी का शासन है, ZANU-PF का. द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल. ये वही पार्टी है जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया और अपने देश को आज़ादी दिलाई. इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. और जब से इंडिपेंडेंस मिला है, मीन्स 1980 से, तब से ही रॉबर्ट मुगाबे, जो कि लीडर थे ZANU-PF के, वो रूलिंग कर रहे हैं कंट्री में. इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय ZANU-PF. यहाँ भी इलेक्शन रेगुलर होता है लेकिन जीतती ZANU-PF ही है. प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस. हालांकि मुगाबे जो है, प्रेसिडेंट मुगाबे काफ़ी पॉपुलर हैं कंट्री में, लेकिन फिर भी
He used unfair practices to win the elections. Over the years, his government changed and the constitution several times to increase the power. कई सालों में इनकी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और ड्यू टू द चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन दे इंक्रीज देयर पावर several times. And what kind of power changing? The president power changing and make him less accountable. Opposition party workers were harassed and their meeting disrupted. कुछ इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए, कुछ इस तरीके से अमेंडमेंट किया गया कि बहुत सारा अधिकार प्रेसिडेंट को मिल गया, ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को हैरेस करने का भी अधिकार मिल गया, उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब करने का भी अधिकार मिल गया. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल. इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया गया कि पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन जो था उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया. सो देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट. इवन एक कानून बना दिया गया किसके खिलाफ कि प्रेसिडेंट के खिलाफ क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता. इवन टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन. मीडिया के सारे सिस्टम को कंट्रोल किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा. तो देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हैरेस्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट. इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर सिस्टम भी था जिम्बाब्वे में, लेकिन अगर कोई भी जर्नलिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी लिख देता था तो उसको बहुत हैरेस किया जाता था. द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट. इवन जुडिशरी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट ही कोर्ट जजमेंट को इग्नोर कर देते थे. एंड इवन दे वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जजेस एज वेल. He was forced out of office in 2017. So the example of Zimbabwe shows that popular approval of the ruler is necessary in a democracy, but it is not sufficient. ये पूरा एग्जाम्पल क्या शो कर रहा है? जो एक प्रेसिडेंट का पॉपुलर होना जरूरी है ताकि सब उसे पहचान सकें, उसे जान सकें, लेकिन ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है. पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक. पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक. कई बार पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, पॉपुलर लीडर भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं. इफ वी विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन. और अगर हम चाहते हैं कि हम डेमोक्रेसी अपनाएं तो हमें इलेक्शंस की तरफ ध्यान देना होगा. साथ ही इक्वली इम्पोर्टेंस देनी होगी, लुक आफ्टर करना होगा इलेक्शन के बाद भी. So there should be sufficient room for normal political activity. एक sufficient space मिलना चाहिए नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए. पॉलिटिकल अपोजिशन होना चाहिए, यानी कि अपोजिशन वाली पार्टीज होनी चाहिए जिससे रूलिंग पार्टी के अंदर एक डर, किसका डर? कुर्सी जाने का डर बना रहे, सत्ता जाने का, पावर जाने का डर बना रहे. So this requires that the state should respect some basic rights of citizen. और ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब देश इक्वल राइट ऑफ सिटीजन, ये जो राइट है इसको इक्वली रिस्पेक्ट किया जाएगा. दे शुड बी फ्री टू थिंक. और सिटीजन्स को हर तरीके से आज़ादी मिलेगी क्या करने की? अपने ओपिनियंस को रखने की, विचार करने की, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की, एसोसिएशन बनाने की, प्रोटेस्ट करने की, पॉलिटिकल एक्शन के खिलाफ आवाज उठाने की. जब तक ये फ्रीडम नहीं होगा तब तक रियल मैनर में डेमोक्रेसी भी नहीं होगी. तो what it means everyone should be equal in the eyes of law and these rights must be protected by an independent judiciary. It means judiciary also necessary to be the powerful head, to having the powerful system. जुडिशरी का भी पावरफुल होना जरूरी है और जुडिशरी का ऑर्डर मानना भी जरूरी है. जुडिशरी को ओबे करना भी जरूरी है सबके द्वारा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या एक कॉमन पीपल हो. So in detail we study about this entire thing in chapter 5 as well. Similarly there are some conditions that apply to be a government as well. अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस आती हैं
जो अप्लाई होती हैं कि गवर्नमेंट कैसे रन की जाएगी। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो नहीं कर सकती है जो उसे पसंद है, सिंपली बिकॉज इट हैज वॉन एन इलेक्शन, सिर्फ इसलिए कि उसने इलेक्शन जीता है। इलेक्शन जीतना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इट हैज टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। It has to respect some guarantees to the minority. Every major decision has to go through a series of consultation. और ये कब होगा? ये तभी होगा जब रिस्पेक्ट होगी सभी बेसिक रूल्स की, जब गारंटी होगी माइनॉरिटी के रिस्पेक्ट की, माइनॉरिटी के वैल्यूज की, जब मेजर डिसीजन कंसल्टेशन के बाद में लिए जाएंगे, यानी कि किसी भी डिसीजन से पहले आपस में कंसल्ट किया जाएगा। एवरी ऑफिस बियरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सभी को कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, असाइंड होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। एंड ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल। एंड about this topic we shall read more about in chapter 4 as well. So both these aspects give us the fourth and the final feature of democracy. What it is? A democratic government rules within limits set by constitutional laws and citizens. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल करेगी एक लिमिट में, और वो लिमिट्स कौन तय करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा। और इवन सिटीजन्स को भी कुछ राइट दिए जाएंगे और उस राइट्स की भी पूरी रिस्पेक्ट, पूरी वैल्यू रखी जाएगी। So this is the fourth feature of democracy we got here. In my next video, I am going to summarize the definition once again and going to describe the definition. Going to describe all these features. Till then, thank you and have a nice day.